वतन को छोड़कर बतला यहाँ पर किस लिए आया, वतन को छोड़कर बतला यहाँ पर किस लिए आया, अभी तक होश ए प्यारे तुझे इसका नहीं आया। खुदा ने तो दुनिया में तुझे पैदा किया, अल्लाह ताला ने इकरार कराया था सबसे कि भाई मैं सबका रब हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं आज राजस्थान की राजधानी और गुलाबी नगरी जयपुर शहर की ओर। दरअसल आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से रूबरू करा रहा हूं जो डिस्ट्रिक्ट भरतपुर के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक अच्छे उच्च कोटि के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अंदाज देखो जुबा मेवात आज तक। लगातार ऐसे कामों को अंजाम दे जाते हैं जहां गरीब मजलूम पीड़ित की बात आती है तो वहां पहुंच करके लोगों की भलाई का कार्य करते रहते हैं। आज सौभाग्य से मुझे इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। जयपुर शहर में बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत हैं जो कि मेवात से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। लगातार 3 दिन से जयपुर और जोधपुर में मेरा यही सिलसिला जारी है। एक के बाद एक हस्ते का मैं इंटरव्यू करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहले तो अब्दुल रहीम जी, मेवात आज तक में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बड़प्पन है कि आपने हमें एक 10 मिनट का समय निकाला। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय ही यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मौलाना अब्दुल रहीम है। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मेवात हरियाणा से ताल्लुक़ रखता हूँ। किस गाँव से? पिछला गांव तो असल में अकाता है हमारा, जो कामा के तहसील में है जी। लेकिन उसका एक नंगला है जो जुरेडा बॉर्डर पे है, अकातियान का वास जी। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो हरियाणा में पड़ता है? वो हरियाणा में पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो प्रेजेंट टाइम में आपका? प्रेजेंट टाइम में जयपुर खो नागौरियान करीमनगर में जी मेरा गरीब खाना है जी जी। और नाई की थड़ी में हमारा स्कूल है, समरफील्ड्स एकेडमी के नाम से जी। मेरा बड़ा बेटा चलाता है जी और इसमें स्टूडेंट अच्छी तालीम पाते हैं जी। अच्छा नाम है स्कूल का। कितने बच्चे आपके? मेरे खुद के 4 लड़का हैं, 3 लड़कियां हैं। वो क्या क्या करते हैं? मेरे एक बेटी जॉर्जिया अमेरिकी यूनिवर्सिटी में MBBS कर रही है जी। एक बेटा रूस में क्रीमिया यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहा है जी। और एक बेटा मेरा स्कूल चलाता है नाई की थड़ी जयपुर में और एक बच्चा मेरा पढ़ाई कर रहा है। जो बेटा आपका स्कूल चलाता है उसने एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की थी? उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। कौन सा है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मेरे को प्रदेश का दे रखा है, पद दे रखा है। हाँ, जिसमें मुबारक मैं कार्य करता हूँ, उसमें छोटा सा संभालता हूँ। जहाँ मुझे जैसे भी जरूरत पड़ती है, चाहे उसमें कोई गरीब की मजलूम जिस पे कोई जुल्म कर रहा हो, उनकी हम सब देखभाल रखते हैं। उनकी हम हर चीज़ को दुख दर्द में काम आते हैं और अगर किसी को हमें पता लगे कि उसके साथ ये हालात हैं, उसके साथ ऊपर से कोई नाजायज़ जुल्म कर रहा है, तो हम उसके घर पे जाकर उसकी खैर खबर लेते हैं, खैर ख्वाही करते हैं, पूरी मदद करते हैं। पूरी मदद करते हैं। और आपस में 2 ग्रुपों में कोई मामला झगड़े का आता है तो हम उनको आपस में सुलह कराते हैं, कंप्रोमाइज कराते हैं। हमारे नज़दीक ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब को हम एक नज़र से देखते हैं, एकता की बात करते हैं। और किसी पार्टी पॉलिटिक्स का मैटर तो बात का है, सबसे पहले भाईबंदी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान का भाईचारा, इंसानियत ये है कि पूरा भारत हमारा है, हम इसमें मिलजुल कर रहे हैं। तो हम आपस में उनको आगे बढ़ने का, झगड़े का मौका नहीं देते और वहीं ख़त्म करा देते मैटर को। ये हमारी मेहनत पूरे राजस्थान में रहती है। मुस्लिम्स की बात की जाए, खासकर मेवातियों की अगर बात की जाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाना ही पसंद करते थे। लेकिन अभी देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे अब मेवाती जो मुस्लिम्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, लगातार ज्वाइन करते नजर आते हैं। क्या कारण रहा? कांग्रेस से दुखी हैं या फिर बीजेपी उनको ज़्यादा मतलब एक महत्व दे रही, क्या है? देखिए, कई चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़, एक चीज़ के पीछे भी कौम को नहीं लगना चाहिए। जो हर तरह से जो भी गवर्नमेंट बनती है उसका हमें सम्मान करना चाहिए जी। उसका हमारे ऊपर इस्लामिक कल्चर भी ये कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जो तुम्हारे ऊपर बड़ा रहनुमा होता है, या अपना चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री हो या वो हो,
उसका हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और उसके हिसाब से उसके खिलाफ हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में हमें दफन होना है। इसलिए हमारे लोगों को जुड़ाव इसलिए हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी कोई बुरी है या बीजेपी कोई गलत काम करती है या मुसलमान को नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिक्स के अनुसार कोई वक्ती तौर पे कोई गलत भाषण भी दे जाता है, लेकिन हर आदमी और हर पॉलिटिक्स वाला ना कोई बीजेपी में खराब है, इसमें भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो भी मुसलमान की काफ़ी देखभाल करते हैं, जो साथ में भी आते हैं, काम भी कराते हैं, सुनाई भी करते हैं। प्रशासन तो जो पूरी गवर्नमेंट होती है उसके हिसाब से देश में रहता है, वो सब मदद करते हैं, कोई हक ना हक बात का। और यहाँ के राजस्थान की तो मैं कहता हूँ कि पुलिस में कोई भी मैटर ऐसा आता है, कोई हिंदी मुस्लिम वाला भी कोई आदमी भड़काता है, तो उसमें भी हमारा यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो इतना अच्छा है कि वो पूरी हकीकत को पहुंच जाता है। राजस्थान की पुलिस हकीकत को पहुंच के फिर इंसाफ भी ये करती है कि ये गलत है, ये सही है। उसमें वो ना वो हिंदू देखते हैं ना कोई मुस्लिम देखते हैं, वो जो गलत है उसको गलत को दंडित करते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। और वो भी प्रशासन भी हमारा राजस्थान का तो ये चाहता, मैं कहता हूँ कि वो भी आगे बात को खराब नहीं बढ़ने देता। और आजकल जो हमारे राजस्थान अभी आपने पुलिस का जिक्र छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा कर लेते हैं एक सवाल इस पे भी। अभी मैंने सूत्रों से जानकारी मिली कि लेटेस्ट कोई नया डीजीपी आया है और बहुत ही सुना है कि इंसाफ परस्त है, तो क्या क्या मानते हैं आप? राजीव शर्मा जी डीजीपी राजस्थान बने हैं जी। ये हकीकत है कि बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा आईपीएस है। और इसने जब से ये आईपीएस में भर्ती हुआ है, एसपी से लेकर आज तक डीजीपी राजस्थान बना है, इनका इसके अंदर सबकी मोहब्बत है, सबका काम करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं और ये पहले से ही अच्छा करते हैं सबके साथ और ये ईमानदार व्यक्ति है। जिस पद पर आप हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इस वक्त मौजूदा सरकार है, तो अपने लोगों के लिए क्या कुछ सोचा कि हमारे लोग जो हैं, मैं खासकर अगर मेवातियों की बात करूँ या मुस्लिम्स की बात करूँ, तो देखिए वो दलित भाइयों से भी पीछे आए एजुकेशन के बारे में। जब एक रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि दलित भाई भी मुसलमानों से शिक्षा में आगे निकल चुके हैं, हम सबसे पीछे हैं। कारण क्या रहा है कि हमारे लोग जो असल बात तो यही कि थोड़ा इन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमारा जो राजनीतिक तबका में हुआ है उन्होंने कभी इस चीज़ पे रोशनी नहीं डाली कि भाई अपनी कौम कैसे बढ़े और कैसे इनको आगे पहुंचाया जाए। तो जब तक शिक्षा नहीं आएगी और शिक्षा वो को अमल में नहीं लाया जाएगा, जब तक बगैर शिक्षा के आदमी ना बढ़ेगा ना बढ़ता है, आज तक ना बढ़ेगा वो। क्योंकि जिस कौम को खुद को भी संभलना होगा, वो एक शेर है कि ना हो जिस कौम को खुद को अपनी हालत बदलने का, ना हो फिक्र जिस कौम को अपनी हालत बदलने का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ये तो हमें खुद को भी अपनी हालत बदलनी होगी और खुद इस चीज़ का, जैसे अब मैं छोटा सा आदमी हूँ लेकिन बच्चों पे मैंने तालीम पे अपने बच्चों में जोर दिया है। मेरे बच्चे MBBS कर रहे हैं 2 और एक बच्चा स्कूल चलाता है। तो शिक्षा में हमारा आना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में जो आएगा, आगे कोई भी नाम करेगा पढ़ाई के अंदर, उस पे सारे अधिकारी IAS IPSओं की मोहब्बत आएगी। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, उसकी भी मोहब्बत होगी। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं होता है, सबके साथ अच्छा वो किया जाता है। हम देखते हैं जहाँ मुस्लिम कोई भी, चाहे लड़की आगे बढ़ती है शिक्षा में या कोई IPS IAS में जाती है, MBBS में, इंजीनियरिंग में जाती है, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करे, उनके लिए खूब मदद होती है। बीजेपी ने हरियाणा में भी मैंने सुना है कि कितने बच्चों को सिलेक्शन किया है नौकरियों में भी। ऐसा दोस्तों बिल्कुल ये फैक्ट बात है कि बीजेपी बुरी नहीं है, वो एक पार्टी है। कुछ नेता लोग जो है वो गलत भाषणों की वजह से बुरे होते हैं, वो सभी पार्टियों सभी दलों में होते हैं। बात बीजेपी की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेवात में 2014 के बाद जितने बच्चे फ्री में जॉब पाए, नौकरी पाए, सरकारी जो मुलाजिम बने हैं, अपने टैलेंट के दम पर वो बीजेपी की सरकार में ही पाए हैं।
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस टाइम तो आपको पता है कि कमर के पेटी बांध के चलते थे तो नौकरी मिल जाती थी, जैक से या चेक से, दो चीज़ों से नौकरी मिलती थी, टैलेंट से नहीं। लेकिन आज ये हकीकत है, बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे कार्य जिनसे जनता को नुकसान भी हुआ, तो कुछ ऐसे कार्य भी जिनसे गरीबों को बहुत फायदा भी हुआ है। नौकरियां एकदम निष्पक्ष मिली हैं, हर किसी को मिली हैं, हर समाज के व्यक्ति को मिली हैं, चाहे वो किसी समाज का नौजवान हो, लेकिन टैलेंट के दम पर नौकरियां मिली हैं। 40-40 जईयों का लगना ये बीजेपी का ही राज है, किसी और पार्टी का नहीं है। बाकी ये कि जिसको जो पार्टी अच्छी लगे वो उसमें जा सकता है, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब है, तो भाई साहब अभी बीजेपी में हैं, तो अच्छी बात। हम तो भाई साहब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गरीब लोगों का ख्याल रखें। आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया, आपके बच्चे देखिए विदेशों में पढ़ रहे हैं, आपके बेटा ने स्कूल भी खोला है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा देखिए ये जो ज़िंदगी है हमेशा कोई नहीं रहने वाला है, मौत बरहक है। तो कुछ जो गरीब तबका है उनके बारे में थोड़ा आप सोचें। देखिए, सरकार से कोई ऐसी चीज़ें लाए। ये मैं आपका इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कहता हूँ कि आपको इतना फिक्र एक पत्रकार होकर, नहीं पत्रकारी तो हम देख रहे हैं जैसी चल रही हैं लोगों की, लेकिन यह है कि आपको इतना फिक्र हुआ गरीबों के लिए, आपकी ये सोच इतनी अच्छी है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है कि गरीबों के लिए कोई चीज़ असल में इन्नमल आमालु बिन्नियात एक हदीस है जो इस्लामी, उसमें मोहम्मद साहब का फरमान है कि आमाल का दारोमदार नियत पर होता है। इसका तर्जुमा ये है, इंसान की जब अच्छी सोच होती है तो अल्लाह ताला उसके लिए अच्छे रास्ता खोलता है। वो उसके अंदर सोच ये हो कि चाहे ये किसी भी बिरादर का है, चाहे ये शाह है, चाहे ये फकीर है, चाहे ये तेली है, चाहे ये सक्का है, चाहे मेव है, चाहे पठान है, चाहे कायम खानी, कोई भी बिरादर हो, चाहे ये हिंदू है, चाहे ये पंडित है, चाहे सरदार है, चाहे जाट है, चौधरी समाज, चाहे गुजर है, इनमें कोई भी किसी किस्म का आदमी की परेशानी अगर आप देखते हैं, और ख़ास तौर से मैं तो अपनी कि मैं देखता हूँ कोई खराबी, कोई परेशानी, तो पहले खराबी वाले को तो सुधार की बात करते हैं, और गरीब के साथ उसके साथ कोई भी परेशानी आती है, जैसी भी इमदाद होती है उसकी मैं हाजिर रहता हूँ। और आगे भी हमारे स्कूल में भी जो कुछ बच्चे गरीबों के हैं, कहनी नहीं चाहिए, उनसे चुपचाप उनकी बहुत मदद की जाती है। भरतपुर में मैं रहा तो वहाँ भी विधवाओं के लिए, उनके लिए उनकी हमने पेंशन का भी वो कराया था, वो आज तक पेंशन चल रही है। तो काफ़ी बात यह है कि इंसान की सोच अच्छी है तो उसके लिए हर जगह इज्जत है, सोच खराब है तो वो कितना ही बड़ा हो, बड़ा पद से पैसे से बड़ा नहीं होता, उसके जो अमल हैं उससे बड़ा होता है आदमी, कर्मों से बड़ा होता है। अगर कर्म खराब हैं तो आज ना कल, कल नहीं परसों उसका बुरा है तो बुरा लोग कहेंगे सारे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक हो, कोई भी हो, और जो कोई भी पॉलिटिक्स में हो वो अच्छाई करेगा तो उसकी सारी अच्छाइयाँ सामने आएंगी। जैसे आज हमें भी कोई मौका मिला तो जिसके लिए कहा जाता है कि भाई अच्छा है तो अच्छा कहा जा रहा है, अच्छा कहते रहेंगे। बाकी मेरा एक आखिरी सवाल बचा आपसे। आज हमारी कम्युनिटी के अंदर खासकर मेवात में नशा और दहेज ये बहुत उरूज पर है, चरम सीमा को पार कर रहा है। इसे लेकर दो शब्द अपनी कौम के लोगों से, रहबरों से, आम नौजवानों से क्या अपील करूँ इस चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने मेवात वाले, चाहे भरतपुर जिला हो, अलवर हो, डीग हो, कहीं भी हो, XYZ, पूरी मेवात के लिए मैं ये मैसेज देता हूँ मेरी तरफ से कि भाई अल्लाह के वास्ते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्लाम के भी खिलाफ हैं। ऐसा नहीं कोई आदमी ये सोचे इस्लाम के ये चीज़ खिलाफ, नहीं, खिलाफ है वो चीज़। नशा करेगा, नशा खिलाफ हराम है, नमाज भी कबूल नहीं होगी, मौत आएगी तो कलमा नसीब नहीं होगा। मैं ये हदीस की बात बतला रहा हूँ मैं आपको। अगर नशे की हालत में, दारू की हालत में अगर मौत आई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा उसको नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि नशे की हालत में जिसको हराम करार दिया कुरान ने, उस चीज़ से आदमियों को अपने मेवात में, ख़ास तौर से जो हमारे सरपंच हजरात हैं, पढ़े लिखे सब आ जाएं, हर गांव में एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के तहत, चाहे गांव की हो, अपनी पंचायत की हो, सरपंच भी तो बनते हो। सरपंच अगर चुर्री खाता हो तो कैसे कमेटी चलेगी? सरपंच चुर्री खाता है तो पहले तो अमल में लाए कि खुद उस चुर्री को या नशे को छोड़े। मेवात में 40% सरपंच खुद चुर्री खा रहे हैं।
ये बहुत बुरी बात है। ये इस्लाम के बारे में कोई इनके लिए, या तो इनके लिए नसीहत की जाए, कोई हदीस कुरान की बात बताई जाए कि ये चुर्री और ये नशे की चीज़ खाने से उनकी ज़बान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का खतरा है मौत के वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि इससे महरूम रह जाएं। इस चीज़ को बिल्कुल त्याग दें, तौबा करें अल्लाह से इसकी। और दूसरा, ये इसमें हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी नशा है उसमें घर बर्बाद होगा, आखिरत बर्बाद होगी, पैसा सब कुछ नहीं रहेगा, सब में अल्लाह की नाबरकती आएगी। तो फिर इस काम को, बुरे को क्यों करते हो? मेरा मानना कुछ ऐसा है कि अगर गांव का सरपंच और इलाके का विधायक अगर दिल से चाहे क्राइम खत्म करना, ये बुराई खत्म करना, तो बहुत आसान हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्राइम की जब बात आती है तो दो चीज़ें हैं। अगर हर इलाके का सरपंच, हर एक इलाके का विधायक अगर वो जिंदा दिली से, सच्चाई से, ईमानदारी से, उनके अंदर बेईमानी ना हो, तो वो इस चीज को रोक सकते हैं। ना नशा होगा उस गांव में, ना जुआ होगा, ना सट्टा होगा, ना ये ओलेक्स वगैरह जो बीमारी बताते हैं ये चलती है। बदनामी का जो घड़ा है, जिसमें हमारे भरतपुर जिले में राहुल प्रकाश आईजी साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की थी और बहुत इस ओलेक्स पे इन्होंने ताबड़तोड़ उसको किया था, उससे रोक लगी। अगर प्रशासन के साथ वहां के सरपंच और विधायक अगर साथ दे देते, तो मैं कहता हूं कि ये ओलेक्स और ये टटलू बाजर, ये क्या क्या नाम रख रखे हैं, मैं तो इसमें कम समझता हूं। लेकिन जो इस हालात सुनते हैं, जब आती सामने बातें कि भाई ये इस तरीके के क्राइम करते हैं, तो ये क्राइम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, खुदा के वास्ते सरपंच हजरात और मेवात के विधायकों, इस चीज का थोड़ा ख्याल करो। अपने लालच के चक्कर में, अपनी सरपंची की वोटों के चक्कर में कि मेरी वोट खराब होंगी, मेरा ये इलेक्शन खराब होगा, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत लिखी है। सरपंच तुम बनोगे, लेकिन बुराई को तुम मिटाओगे, तो कल को तुम्हारी तारीफ होगी कि फला सरपंच ने इस बुराई को मिटाया, फला विधायक ने इस बुराई को मिटाया था। और कोई विधायक मिल जाए ओलेक्स काटने वाले से ही कि क्या कमाया है, क्या कमाया, तो आधा मुझे दे दे, आधा तू रख ले, तो क्राइम कैसे खत्म होगा? मुझे ये बताओ। अगर राजनीतिक या कोई चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, जिम्मेदार आदमी अगर उसमें से हिस्सा लेगा, होलेक्स में से या उसमें से या टटलूबाजों से, तो वो कैसे क्राइम खत्म होगा? बेचारा प्रशासन भी परेशान हो जाएगा। लेकिन ये तबाही खुद कौम के लिए है। ये वो कौम जो कौम नहीं सुधरने की कोशिश करेगी, उस कौम को कभी सुधार नहीं होगा। उससे तो खुदा भी ये पूछेगा कि भाई तुम दुनिया में भेजे तो हमने क्यों भेजे, कि इस बुराई को छोड़ो। एक शेर है कि वतन को छोड़कर बतला यहाँ पर किस लिए आया, वतन को छोड़कर बतला यहाँ पर किस लिए आया, अभी तक होश ए प्यारे तुझे इसका नहीं आया। खुदा ने तो दुनिया में तुझे पैदा किया। इसका तर्जुमा मतलब यह है कि वतन का मतलब है आलम अरवाह से। जब रूह आसमान, सातवां आसमान के ऊपर थी, अल्लाह ताला ने इकरार कराया था सबसे कि भाई मैं सबका रब हूं और मैं जो कहूंगा वो मानोगे। तो सारी रूहों ने कहा कि कालू बला, हाँ बिल्कुल, हम इस चीज की वो करते हैं कि हमने आपका इकरार किया। तो जब रूह वादा करके दुनिया में आई है, तो उसके बारे में ये शेर है। उस वतन को यानी आखिरत को छोड़कर इस दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? किस लिए भेजा कि तू होश में आ। तुझे किस लिए भेजा गया कि तुम दुनिया में कोई बुराई ना करो, भलाई के काम करो, नशे की चीजें ना करो। जिस चीज को शराब को, नशे को, चुर्री को, हर चीज जो नशे वाली होती है, उसको अल्लाह ने हराम किया है कुरान में। कुरान को नहीं मान रहे, तुम किस चीज के मुसलमान बनोगे फिर? किस लिए भेजा? किस लिए भेजा कि तू होश में आ। तुझे किस लिए भेजा गया कि तुम दुनिया में कोई बुराई ना करो, भलाई के काम करो, नशे की चीजें ना करो। जिस चीज को शराब को, नशे को, चुर्री को, हर चीज जो नशे वाली होती है, उसको अल्लाह ने हराम किया है कुरान में। कुरान को नहीं मान रहे, तुम किस चीज के मुसलमान बनोगे फिर? कुरान तो ये कह रहा है हराम मत करो, किसी का मर्डर मत करो, किसी का कत्ल मत करो, चोरी ना करो, होलेक्स ना काटो, टटलू ना काटो। ये सारी चीजें, तुम इस चोरी टटलू के पैसे को अगर कोई खाएगा, उसका रोजा का भी सवाब नहीं मिलेगा। कपड़ा पहनेगा, नमाज नहीं होगी उस कपड़े से। जो इस पैसे से आदमी कपड़ा खरीदता है, हराम के पैसे, टटलू के पैसे से, ओलेक्स के पैसे से उसकी नमाज नहीं होती। वो चैलेंज की बात है। अगर किसी टटलूबाज की शादी हो रही हो
और पेश इमाम को पता है टटलूबाज चोर है, उसका निकाह पढ़ाना जायज उसके लिए? उसका खाना भी हराम है, उसकी शादी में जाना हराम है। जो ओलेक्स बाज है, टटलूबाज है, उसकी शादी में जाना इमाम के लिए बिल्कुल नाजायज हराम है। अगर वो छुआरा भी खाएगा तो वो भी हराम है। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, इस वक्त मेरी मौजूदगी जयपुर पिंक सिटी में है और मेरे साथ में अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें इस खिताब के जरिए कौम तक पहुंचाई हैं। लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने बेशक सही कहा है कि गांव का सरपंच जो है इतना पावरफुल होता है, जैसे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री की पावर होती है ना, सेम वैसे ही गांव के अंदर उस सरपंच की पावर होती है। एक सरपंच और एक विधायक की अगर सोच बदल जाए तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मेवात की दिशा और दशा बदल जाएगी। हालांकि मेवात के बेचारे आलिम हजरात लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि अल्लाह किसी तरीके से इनको सुधार, दिन में सुधार आए, लेकिन ये लोग जो है ना उनकी मानते नहीं है। इस वक्त जो है आलिमों की बात को पूरे तरीके से लोग मान नहीं रहे। अगर मानते तो फिर ये गलत काम होते नहीं। तो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आलिम लोग कोशिश करते हैं तो विधायक को उनके साथ जुड़ करके, पंच सरपंचों को उनके साथ जुड़ करके ये जो काम इस पर लगाम लगानी चाहिए। लगातार अब हम जोधपुर गए थे, कसम से यकीन करना मैं बता नहीं सकता, जोधपुर में भी ये हालात है कि दहेज के नाम पर लोग मेवात के लोगों को मतलब गड़िया रहते हैं, उल्टा सीधा बोल रहे थे यार वो मतलब मुँह मांगा रकम मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, बेटा बेटी का सौदा करते हैं। या जोधपुर में तो 1 रुपये से शादी होती है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।